बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी बच्चों, हम लोग आज सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 20, ठीक है जी, उसके हवाले से एंट्री टेस्ट के टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 20 है ये बच्चों, ठीक है जी, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा से रिलेटेड ये चैप्टर है, ठीक है जी। और ये आपके एंट्री टेस्ट के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत अच्छा समझ आएगा। तो आप लोगों ने बच्चों ज़रा अच्छे तरीके से इसको बड़े ध्यान से, ठीक है जी, नोट करना है और समझना है। अच्छा तो बच्चों सबसे पहले आप लोग बिल्कुल इस चैप्टर के शुरू में आप लोगों ने स्पेक्ट्रा की टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है बच्चों। आपको पता है जो स्पेक्ट्रा की टाइप्स होती हैं, वैसे तो जो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा जो होती हैं बच्चों वो 3 तरह की होती हैं। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा 3 तरह के हैं बच्चों। कौन कौन से? सबसे पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे है, और फिर ये तीसरे नंबर पर। बच्चों सबसे पहले नंबर पर आता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। कौन सा आता है बच्चों? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। ये ओ नहीं आना, ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। उसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पर आता है बैंड स्पेक्ट्रा। कौन सा स्पेक्ट्रा? बैंड स्पेक्ट्रा। और बच्चों तीसरे नंबर पर आता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। अच्छा ये शुरू में आप लोगों के मतलब इस चैप्टर के शुरू में लिखा हुआ है। अब जो बच्चों कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है उसकी बेस्ट एग्जांपल ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज़ बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, ठीक है। उसके अलावा बच्चों बैंड स्पेक्ट्रा जो है जी ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है, ठीक है जी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। और उसके बाद बच्चों डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा में आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और हमारा जो इस चैप्टर में ताल्लुक़ है वो अब आप लोग देख सकते हैं वो किसके साथ है बच्चों? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा के साथ हमारा ताल्लुक़ होगा। तो अब इस डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा को भी स्टडी करने से पहले बच्चों एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है जी, हम लोग बल्कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा इधर सुनना भाई, इधर सुनना, या इसी को ना हम लोग, ठीक है जी, लाइन स्पेक्ट्रा भी बोल देते हैं। तो अब ज़रा आप लोगों ने देखना है, नहीं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा को बच्चों दूसरा नाम लिखें ज़रा। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है जी। तो हम लोग बच्चों डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा जो है, ठीक है, इसी को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं और ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा में आता है, ठीक है। डिस्क्रीट को लाइन, और इसकी एग्जांपल क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पर अगर आप लोगों से पूछा जाए जी लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ड्रा करके दिखाएं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों पहले तो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बाद हम लोग आगे भी चलेंगे। अब लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम में बच्चों क्या होता है? आप लोग ना हाइड्रोजन गैस को एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल कर लेते हैं। पहले तो सबसे एक बच्चों आप लोगों के पास ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब होती है, उसके अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं और आप लोग हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पर फिल कर लेते हैं इसके अंदर। कौन सी गैस है बच्चों? हाइड्रोजन गैस। लो प्रेशर के ऊपर बच्चों आप लोगों ने इसके अंदर क्या कर दी है? फिल कर दी है। हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर के ऊपर इसके अंदर फिल कर दिए, इधर ये इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं। जैसे ही बच्चों इसमें से करंट गुजरता है तो बच्चों याद रखिएगा, जब ये इन इलेक्ट्रोड्स को किसी बैटरी के साथ लगा के इलेक्ट्रोड्स को ऑन करते हैं, जैसे ही बच्चों इसमें से करंट गुजरता है तो होता क्या है, इसके अंदर से ना बच्चों रेडिएशंस रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे वो मतलब लाइट रिलीज़ होती है। हम लोग क्या काम करते हैं बच्चों? हम लोग आगे ना यूज़ करते हैं स्लिट्स। क्या यूज़ करते हैं बच्चों? हम लोग इसके आगे यूज़ कर लेते हैं स्लिट्स, यूज़ कर लेते हैं ऐसे। वो स्लिट्स क्या काम करेंगी बच्चों? इससे निकलने वाली तमाम रेज़ को ऐसे एक पॉइंट पर फोकस कर देंगी। उसके बाद बच्चों इन रेज़ को हम लोग किसके अंदर से गुजारेंगे? एक लेंस के अंदर से, प्रिज्म के अंदर से गुजारते हैं। जैसे ही ये बच्चों लाइट, जो भी लाइट यहाँ से रिलीज़ हुई थी हाइड्रोजन गैस के डिस्चार्ज से बच्चों, वो लाइट को हम लोगों ने एक लाइन की फॉर्म में हासिल करके जैसे इसमें से गुजारा तो बच्चों ये टोटल 4 कलर्स में डिवाइड होगी। 4 कलर्ड लाइंस हमें मिली। उनमें से सबसे पहली ऊपर जो थी बच्चों वो थी रेड,
जो बच्चों उसके बाद है वो है ब्लू ग्रीन, और बच्चों उसके बाद है अकेली ब्लू, और उसके बाद है बच्चों वायलेट। ये 4 कलर्स हमें ना मतलब लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में ये 4 कलर्स हमें हासिल होते हैं। अब इनकी वेवलेंथ बच्चों क्या है? जो तो वायलेट है बच्चों उसकी वेवलेंथ 410 नैनोमीटर है, जो बच्चों बिल्लू है वो है 434 नैनोमीटर। ये अब आप लोगों ने याद रखनी है, आपकी टेक्स्ट बुक्स में लिखी भी हुई हैं। जो ब्लू ग्रीन है उसकी है 486 नैनोमीटर, और उसके बाद जो बच्चों रेड होती है उसकी है 656 नैनोमीटर। ये 4 कलर्स आप लोगों को आने चाहिए किसी भी हाइड्रोजन एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है ना हाइड्रोजन का बच्चों, उसके टोटल ये 4 कलर्स हैं। तो अब देखें यहाँ से MCQ बन सकता है जी, बताएं सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, तो याद रखना है लाइन स्पेक्ट्रम। देखें हाइड्रोजन एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेड की, उसके बाद बच्चों ब्लू ग्रीन की, उसके बाद बच्चों वेवलेंथ ऑफ ब्लू आती है, और सबसे एंड पर वेवलेंथ ऑफ वायलेट आती है। ये ऐसे याद हो जाएगा बच्चों, ये आप लोगों को तो बड़ा आसान सा काम है। तो किसी भी आप लोगों ने मतलब जिस भी गैस का आप लोगों ने स्पेक्ट्रम हासिल करना है उसको इस प्रोसीजर से गुजारें, आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे। हमारा ताल्लुक तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है बच्चों? हाइड्रोजन के साथ है, इसलिए हम लोग डेली किसको कर रहे हैं? हाइड्रोजन को। तो अब पेपर में MCQ आता है, बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कलर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये चारों में से कोई एक 3 लिखी होगी, कोई चौथी लिखी होगी ऐसी जो इनमें नहीं, इसमें से नहीं होगी, तो सारी बात है वही आंसर होगी। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड डिफरेंट MCQs आप लोगों को आ सकते हैं। अच्छा, अब हम लोगों का खैर यहाँ पर जो हम लोगों ने स्टडी करना है वो अब आगे क्या है, आगे चलते हैं बच्चों। आप लोगों ने देखा भी कि ये जो आप लोगों को लाइन स्पेक्ट्रम हासिल हुआ है ना बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद है एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी, ये भी आप लोगों ने पढ़ा था लाइन स्पेक्ट्रम। अब हम लोग बच्चों चलने जा रहे हैं किसके ऊपर? एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के ऊपर। एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, दोनों सेम ही चीज़ें मगर बस उसके अंदर ना सीरीज़ आ जाती हैं अब ऑफ हाइड्रोजन। बाकी इनकी डिटेल्स हम लोग FSC के रेगुलर लेक्चर्स के अंदर तो पढ़ते ही हैं, अभी सिर्फ एंट्री टेस्ट के हवाले से जो मैं आप लोगों को बातें बताऊंगा बच्चों। अब देखें इधर, आप लोगों को पता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम में जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ हमें हासिल होती हैं, क्या हासिल होती हैं बच्चों? स्पेक्ट्रल सीरीज़ हासिल होती हैं। ठीक है, वो स्पेक्ट्रल सीरीज़ कैसे हासिल होती हैं? हाँ जी, स्पेक्ट्रल सीरीज़ कैसे हासिल होती हैं बच्चों? उसके लिए ना आप लोगों को एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है जी, 1/λ इज़ इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p का स्केयर माइनस 1/n का स्केयर। अच्छा, पहले इस फार्मूले की अहमियत सुन लें। ये जो फार्मूला है ना, इससे हम लोग सारी स्पेक्ट्रल सीरीज़ डिराइव करेंगे। डिराइव क्या करेंगे? ये फार्मूले की डेरिवेशन आपकी टेक्स्ट बुक में है, इस फार्मूले से हम लोग आगे वो सारी सीरीज़ बनाएंगे बच्चों। इसमें आपको पता है जो RH है ना, इस RH को बोलते हैं बच्चों रेडबर्ग कांस्टेंट। इस RH को क्या बोलते हैं? रेडबर्ग्स कांस्टेंट इसको बोला जाता है। और बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है ना 1.0974 × 10⁻⁷ पर मीटर होती है। ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। जो बच्चों P होता है, इसमें P, ये P किसको शो करता है? लो एनर्जी लेवल को शो करता है, लो एनर्जी स्टेट को, लो एनर्जी लेवल, जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है। N किसको शो करता है? हायर एनर्जी लेवल को, हायर एनर्जी लेवल को। एक इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल से किसी लो एनर्जी लेवल में आया तो वो जो रेडिएशंस रिलीज़ करेगा उन रेडिएशंस की ये वेवलेंथ होगी। ये बच्चों उन रेडिएशंस की क्या होगी? वेवलेंथ ऑफ दीज रेडिएशंस होगी। ये उन रेडिएशंस की वेवलेंथ होती है जो लैम्डा है। ये दोबारा सुने, एक इलेक्ट्रॉन, मैं कहता हूँ जी अब मेरी बात सुने, एक इलेक्ट्रॉन आता है कहाँ से कहाँ पर? अब क्वेश्चन इससे कैसे आएगा? क्वेश्चन आता है जी बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन आता है फ्रॉम 7th ऑर्बिट टू 3rd ऑर्बिट। एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आया बच्चों, अब कहाँ से कहाँ पर? अब देखें, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है बेचारा 7वें ऑर्बिट से, किस में? 3rd ऑर्बिट में। वो रेडिएशंस रिलीज़ करेगा, बताएं उनसे जो रेडिएशंस रिलीज़ होंगी उनकी वेवलेंथ क्या होगी?
अब आप लोग किस तरीके से वेवलेंथ यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे बच्चों? क्या तरीका है? आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों को पता है फार्मूला है 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आप लोगों को पता है। उसके बाद कई दफ़ा ऐसा होता है कि MCQs में जब आता है बच्चे कहते हैं सर जी इतनी गंदी कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, और चर्सी लोगों को रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू वहाँ पर नहीं पूछेगा आप लोगों को, मतलब रेडबर्ग की फॉर्म में ही आंसर दिया होगा, आर की फॉर्म में आंसर दिया होगा। अब देखें, अब यहाँ पर P कितना बन जाएगा 3 का स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पर ये कितना बन जाएगा 7 का स्क्वायर, बस ऐसे। तो अब इसको आगे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मगर अभी ज़रूरत नहीं है, वो बाद में भी करते हैं। बताने का मकसद ये है कि इलेक्ट्रॉन जिसमें आया है, जहाँ से आया वो इधर है, माइनस के बाद जिसमें आया है वो इधर है। लो एनर्जी स्टेट ये है, हाई एनर्जी स्टेट ये है। तो इस तरीके से मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग वहाँ पर, अगर आपसे एनर्जी पूछ लेता, ठीक है, अगर बच्चों आप लोगों से क्या पूछ लेता, एनर्जी पूछ लेता, तो भाई यहाँ से तुम वेवलेंथ निकाल लो, E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है hc/λ, वहाँ से तुम एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह ना अब एक और फार्मूला भी है, आप लोगों को पता है, अगर मैं डायरेक्ट देता ही एनर्जी, डेल्टा E इज इक्वल टू En-EP, एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू ऑर्बिट्स। बच्चों En क्या है? एनर्जी ऑफ हायर एक्साइटेड स्टेट, हायर स्टेट, और ये एनर्जी किसकी है बच्चों? लोअर स्टेट की एनर्जी है। एक इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी एक्साइटेड, किसी हायर एक्साइटेड स्टेट से लो स्टेट में आता है, ठीक है, तो बच्चों उनकी एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो हाई माइनस लो एनर्जी लेवल की एनर्जीज़ का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा E इज इक्वल टू En-EP। तो अब इसी फार्मूले में बच्चों, अब देखें आप लोग ज़रा, आप सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने लगी अब आप लोगों के सामने बच्चों। इसी फार्मूले में अब आप लोगों ने जो चीज़ें याद रखनी है, एक टेबल ड्रा करते हैं हम लोग, ठीक है, एक टेबल ड्रा कर लें स्पेक्ट्रल सीरीज़ का। बच्चों सबसे पहले नंबर पर लिखेंगे इधर लाइमन सीरीज़, मैं टेबल ड्रा करवाने लगा हूँ, ज़रा सुनना बच्चों, लाइमन सीरीज़। उसके बाद दूसरे नंबर पर बच्चों हम लोग लिख लेते हैं बाल्मर सीरीज़। क्या लिख लेते हैं बच्चों? लाइमन के बाद बाल्मर। फिर हम लोग लिख लेते हैं पास्चन सीरीज़ बच्चों। फिर हम लोग लिख लेते हैं ब्रैकेट सीरीज़, और बच्चों उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं पी फंड सीरीज़। अच्छा, अब जो लाइमन सीरीज़ है, ठीक है जी, लाइमन सीरीज़ बच्चों, लाइमन सीरीज़ में अब फार्मूला एक जनरल ऊपर लिख लो पहले, 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों ने भी याद किया था, बस ख़त्म कहानी। अच्छा, अब लाइमन सीरीज़ के लिए बच्चों आप लोगों ने क्या काम करना है, इधर P को पुट कर देना 1, यानी लो एनर्जी लेवल 1 होगा, और N बच्चों यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। N यहाँ पर स्टार्ट होगा आपका कहाँ से कहाँ पर, N होगा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा। बाल्मर सीरीज़ के लिए बच्चों P 2 हो जाता है, तो N कितना होता है 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये आप लोगों ने अपनी FSU में पढ़ा हुआ है भाई। फिर P इज़ इक्वल टू 3 होता है, N इज़ इक्वल टू 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। बच्चों फिर P इज़ इक्वल टू 4 होता है, N इज़ इक्वल टू 5, 6 7 अप टू इन्फिनिटी। इसी तरह बच्चों यहाँ पर P इज़ इक्वल टू 5 होगा, तो N कहाँ से स्टार्ट होगा 6, 7, 8 एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा। तो लो भी बच्चों, अब देखें आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने अब क्या काम करना है बच्चों। आप लोगों ने सिर्फ ये देखें, ये P तो इसका मतलब फ़िक्स है, हर सीरीज़ का P जो है ना, ये लो एनर्जी लेवल ये फ़िक्स है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन देखें, अब मैं आप लोगों से एक MCQ पूछता हूँ, यार एक इलेक्ट्रॉन है वो 10th ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आया, तो वो जो रेडिएशन रिलीज़ करेगा उनकी वेवलेंथ किस सीरीज़ में आके लाई करेगी। अब देखें पहले में आया है, बस आपने ये देखना है, जिससे मर्जी आ रहा है, आप पहले में रहा है तो लाइमन, अगर सेकंड ऑर्बिट में आके फॉल करे तो बाल्मर, थर्ड में आके फॉल करे तो पास्चन, चौथे ऑर्बिट में आके फॉल करे तो ब्रैकेट, पाँचवें में आके फॉल करे तो पी फंड। बस अगर छठे में आके करे सातवें में, भाई उनके नाम अभी हमें ज़रूरत नहीं है करने की, ना हमने भी उनके नामों पे जाना, जो हमारी बुक में बस वही करने पड़ा है। अब इसका मतलब है, अब देखें मैं कहता हूँ एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आया 6th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट में, बताएं उसकी जो वेवलेंथ होगी, जो रेडिएशन रिलीज़ होंगी, उनकी जो वेवलेंथ होगी वो किस सीरीज़ में लाई करेगी। तो देखें 6 से 3rd में है, आप लोग देखें 6 से आ रहा है, बेशक आग इसमें रहा है 3rd में,
बच्चों थर्ड में आ रहा है तो फिर ये वाला फार्मूला लगेगा, बस बात ख़त्म। याद हो जाएगा बच्चों ये। तो अब देखें इधर ज़रा, अब मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर, इसका मतलब है कि लाइमन सीरीज़ का एक जनरल फार्मूला हमारे पास क्या बन गया बच्चों, लाइमन सीरीज़ का एक जनरल फार्मूला बन गया 1/λ इज़ इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। बस ये बन जाएगा 1/λ इज़ इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाएगा 1/λ इज़ इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाएगा 1/λ इज़ इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। और ये फार्मूला बन गया रेडबर्ग कांस्टेंट 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, अब देखें, आपको पता है जब रेडिएशंस, मुझे बताओ इस वक्त ये बताओ आप लोग बच्चों कि जब कोई भी, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से 1 में आएगा तो उधर से जो रेडिएशंस रिलीज़ होंगी वो किस रीजन में लाई करेंगी। तो बच्चों याद रखना है आप लोगों ने कि इधर जो रेडिएशंस रिलीज़ होती हैं वो किस रीजन में लाई करती हैं, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती हैं। बच्चों किस रीजन में लाई करती हैं, अल्ट्रा वायलेट में। ये लाई करती हैं बच्चों किस में, विजिबल में। और उसके बाद बच्चों ये जो हैं, ये जो तीनों हैं, ये IR इंफ्रारेड 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 रीजन में लाई करते हैं। इसकी रीज़न देखें, एक तो छोटी सी बात बच्चों, इसकी रीज़न तो कोई नहीं इतनी ख़ास, मगर आप लोग बस इतना सा जहन में रखें, इतना सा जहन में रखें, इतना सा जहन में रखें कि अगर अल्ट्रा वायलेट है, देखें आपको पता है अगर हायर एक्साइटेड स्टेट से पहले में आ रहा है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन रिलीज़ होंगी। दूसरे में आएगा उससे कम, तीसरे में आएगा उससे भी कम, चौथे में आएगा उससे भी कम। इसका मतलब नीचे आते आते ना इन सीरीज़ में एनर्जी कम होती जा रही है। और भाई एनर्जी क्या होती जा रही, कम। इसका मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी इनमें से अल्ट्रा वायलेट की है, उसके बाद बच्चों विजिबल की, और सबसे कम एनर्जी इनमें से किसकी है, इंफ्रारेड की है। तो इसका मतलब इनकी एनर्जीज लो होने की वजह से इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं तीनों इसमें। ये बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इसके बाद ना बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू ऑफ लाइमन सीरीज़। ठीक है जी, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज़, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज़, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज़, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ पीफंड सीरीज़। बच्चों पहले तो आप लोग एक 2 नंबर चीज़ याद रखें। अब इधर मैं आप लोगों को कुछ बताने लगा हूँ शॉर्टकट्स। बच्चों पहले नंबर पे तो आप लोगों ने याद रखना है फॉर लैम्डा मिनिमम। किसी भी सीरीज़ में आप लोगों ने लैम्डा मिनिमम अगर निकालना है या किसी भी सीरीज़ में आप लोगों ने लैम्डा मैक्स निकालना है तो इनके तरीके सुने। बस मैं पहले आप लोगों को लाइनें बता देता हूँ। बच्चों लैम्डा मिनिमम किसी भी इनमें से पांचों में से किसी भी सीरीज़ का लैम्डा मिनिमम निकालना हो, भाई सीरीज़ है ना, इसका मतलब इसकी एक वेवलेंथ की रेंज होगी मिनिमम से मैक्सिमम। मैं कहता हूँ लाइमन सीरीज़ की एक रेंज होगी मिनिमम टू मैक्सिमम। बताओ लाइमन सीरीज़ की मिनिमम वेवलेंथ की रेंज कितनी होगी, मतलब मिनिमम वेवलेंथ से मैक्सिमम वेवलेंथ की रेंज कितनी होगी। अब आप लोग ये काम करेंगे, मिनिमम वेवलेंथ निकालने के लिए ना बच्चों, सुनना ज़रा गौर से, मिनिमम वेवलेंथ निकालने के लिए आप लोगों ने क्या काम करना है। हाँ जी, n की देखें मिनिमम वेवलेंथ निकालने के लिए बच्चों आप लोगों ने n को इन्फिनिटी पुट कर दिया करना है। जितने भी n आपको नज़र आ रहे हैं ना इधर, जहाँ पर भी बच्चों आपको क्या नज़र आ रहा है, ये n नज़र आ रहा है ना, इस n को क्या पुट कर दिया करना है, इन्फिनिटी पुट कर दिया करना है। बस किसी भी इनमें से किसी भी सीरीज़ की मिनिमम वेवलेंथ निकालनी। मैं कहता हूँ यार पीफंड सीरीज़ में जो मिनिमम वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, n की जगह पर इन्फिनिटी पुट कर दो, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 हो गया, 1/λ इज इक्वल टू r/25 बच गया। तो इसको रेसिप्रोकल ले लो, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 25/r, 25/r आप लोगों का लैम्डा मिनिमम आ जाएगा किसका, पीफंड सीरीज़ का। तो फ़ौरन निकल गई। अच्छा उसके बाद है मैक्सिमम। बच्चों मैक्सिमम के लिए ना आप लोगों ने क्या काम करना है, पुट मिनिमम वैल्यू ऑफ n। बच्चों n की मिनिमम वैल्यू पुट कर दें बस। अगर आप लोगों ने मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है तो बच्चों क्या काम कर दें, पुट मिनिमम वैल्यू ऑफ n। तो बच्चों n की मिनिमम वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। अब देखें इसमें n की मिनिमम वैल्यू कितनी है, अगर आप लोग थोड़ा गौर करें, यहाँ पर n की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2, इधर n की मिनिमम वैल्यू 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है, इधर 6 है। क्या ख्याल है।
तो अगर मैक्सिमम वेवलेंथ इनकी निकालनी है तो एन की यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पुट करें। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ पी फंड सीरीज द वैल्यू ऑफ एन वी यूज़ विल बी, बस सिर्फ एन की वैल्यू पूछ सकते हैं आपसे, तो बच्चों फिर एन की वैल्यू 6 होगी। अगर इसकी निकालनी है मैक्सिमम वेवलेंथ तो एन की वैल्यू 5 पुट करनी है। अगर मिनिमम निकालनी है तो फिर इन सबको इन्फिनिटी ही पुट करना है। मेरा ख्याल है कि अब ये समझ आ गई होगी आप लोगों को इस टेबल की। अभी अब देखें ज़रा, अब मैं आप लोगों से, ठीक है, अब आप लोग अगर इसको करने बैठ गए, अब लैम्डा मैक्स निकालने बैठ गए तो यहाँ पर तो रात हो जाएगी। तो क्या करें फिर? देखो ये P है, ये N है। चलो अब एक काम करते हैं, मैं आप लोगों से कहता हूँ, ये देखो ज़रा, लाइमन सीरीज़ की लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करो। चलो जी, अब देखें आप लोग क्या काम करेंगे, फार्मूला आपको पता है, लैम्डा मिनिमम के लिए n को इन्फिनिटी पुट कर देना है और लाइमन सीरीज़ में लैम्डा मैक्स के लिए n को 2 पुट करना है, वो भी पीछे बता के आए हो, बस बात ख़त्म। तो बच्चों ये बन जाएगा 1 ओवर लैम्डा मिनिमम इज़ इक्वल टू आर एच 1 ओवर 1 का स्केयर माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी का स्केयर। तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी तो ज़ीरो होगी। तो बच्चों आप लोगों के पास यहाँ से अकेला जो लैम्डा मिनिमम मिलेगा आपको वो 1 ओवर आर मिल जाएगा, ठीक है ना। ओ भाई ऐसे ही हो जाएगा ना, ये 1, ये देखो ना, ये 0 हो गया, 1 माइनस 0 1 बचा, तो यहाँ पे आर अकेला बच गया, तो 1 ओवर लैम्डा मिनिमम आर आया है, तो लैम्डा मिनिमम कितना हो जाएगा, वो 1 ओवर आर एच हो जाएगा। सो ये इसकी लैम्डा मिनिमम आ गई 1 ओवर आर एच, लैम्डा मिनिमम। अच्छा मैक्सिमम अब कैसे निकालनी है, आप लोग लिखेंगे 1 ओवर लैम्डा मैक्स इज़ इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1 ओवर 1 का स्केयर माइनस 1 ओवर 2 का स्केयर। अब एलसीएम लो भाई, अब आप लोग पहले यहाँ पे एलसीएम लोगे, इधर 1 आएगा, इधर 4 आएगा, फिर एलसीएम लो, रेडबर्ग कांस्टेंट यहाँ पर 3/4, 1 ओवर लैम्डा मैक्स ये आया है बच्चों 3/4, तो लैम्डा मैक्स कितना आ जाएगा 4 ओवर 3 इंटू आर एच। इस तरीके से आप लोग लैम्डा मैक्स निकाल लेंगे। हाँ जी, अब आप लोगों ने लाइमन सीरीज़ और बाल्मर सीरीज़ दोनों की, अपना लाइमन सीरीज़ की मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल ली है। अब इतना बड़ा तरीका लगाया है। अब अगर बच्चों मैं आप लोगों को डायरेक्ट एक शॉर्टकट बता दूं, बाय ऑक्सले, ठीक है जी, अगर बच्चों मैं आप लोगों को डायरेक्ट एक शॉर्टकट बता दूं, क्या शॉर्टकट बताता हूं, मैं आप लोगों को कह देता हूं यार किसी भी सीरीज़ की मिनिमम निकालनी है ना तो P का स्केयर ओवर आर एच करते जाओ, और अगर मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है तो एन P का स्केयर ओवर एन स्केयर माइनस P स्केयर इंटू आर एच करते जाओ, बात ही ख़त्म। ये तरीका लगा लो बस। अब आप लोग अगर थोड़ा सा गौर करें, और भाई ये लगा लोगे तरीका, अब चलो लगाओ इसको, शाबाश। अब देखो, ओ भाई मेरी बात सुनो, किसकी कैलकुलेट करनी है आप लोगों ने, अब चलो इसी की कैलकुलेट करते हैं। इसमें आपको पता है P, लाइमन सीरीज़ में P कितना होता है 1, मिनिमम निकालना है, P को 1 पुट कर दो, 1 का स्केयर 1 ओवर आर एच आ गया, वाह। अच्छा लाइमन सीरीज़ में P तो 1 हो गया, डन, ये तो P तो 1 हो गया। अच्छा मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी तो N को कितना पुट करना है 2 इंटू 1 2 का स्केयर 4, देखिए ऊपर 4 आ गया। अच्छा नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है बच्चों, देखें यहाँ पर कितना आएगा 2 का स्केयर कितना हो गया 4, P 1 है, 4 माइनस 1 3, तो देखो 3 आर एच आ गया। अब इसी तरीके से बच्चों, अब इन्हीं शॉर्टकट्स को अप्लाई करते हुए अब आप लोगों ने दोबारा कभी भी ज़िंदगी में इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है एंट्री टेस्ट के पेपर में। आप लोगों ने क्या काम करना है वहाँ पर बैठ के, देखिए आप लोगों से मैं कहता हूँ जी, चलो जी अब मुझे बताओ P फंड सीरीज़, ये लें, अब P फंड सीरीज़ के बस आपको पता होना चाहिए लैम्डा मिनिमम निकालना है तो n को क्या पुट करना है इन्फिनिटी, एक तो बात। अच्छा लैम्डा मैक्स निकालना होता है तो n को क्या पुट करना होता है, ये 5वें नंबर पे, तो n बच्चों कहाँ से स्टार्ट होता है 6 से स्टार्ट होता है, ये तो आपको पता है। अच्छा और P फंड सीरीज़ के लिए P कितना होता है आपको ये भी पता है, P फंड सीरीज़ के लिए बच्चों जो P होगा वो 5 होगा, बस जिसको ये पता है कहानी ख़त्म।
अब मेरी बात सुने, क्या मालूम करनी है इसकी? ओ भाईजान इसकी क्या मालूम करनी है? मिनिमम वेवलेंथ। तो ये लो, इधर लैम्डा मिनिमम कैसे आएगी? अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्या शॉर्टकट था, पी का स्केयर ओवर आर एच। पी कितना है? 5, तो बच्चों आ गया 25 बटा आर एच। अच्छा, उसके बाद लैम्डा मैक्स निकालनी है। लैम्डा मैक्स किसके बराबर आएगा? हाँ जी, एन पी, एन इंटू पी। बच्चों 6 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं, 6 5 कितना होता है? 30, उसका आ गया स्केयर, नीचे क्या आ जाएगा? अब n का स्केयर माइनस p का स्केयर है, 6 का स्केयर कितना आ गया? 36 माइनस 25 इंटू आर एच। बात ख़त्म भाईजान, बस कहानी ख़त्म। अब आप लोगों को पता है कि जब, ठीक है जी, यहाँ पर कितना बच जाएगा? ऊपर बच जाएगा 30 का स्केयर और नीचे कितना बचेगा? 11 इंटू आर एच। हो है, यही नहीं बचेगा। और बच्चों मज़े की बात, 30 का जो स्केयर होता है वो 900 होता है, तो 900 ओवर 11 इंटू आर एच आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना टाइम लगा? कोई टाइम नहीं लगा। तो आप लोग अब इस तरीके से किसी भी सीरीज़ की, ठीक है जी, किसी भी सीरीज़ की आप लोग अब देखें, अगर मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ रेशो आप लोगों से पूछ ले, क्या पूछ ले? मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ रेशो पूछ ले, तो बच्चों अब आप लोग इनकी रेशो भी निकाल सकते हैं। लैम्डा मैक्स ऊपर रखें, लैम्डा मिनिमम नीचे रखें, आर एच से कट जाएगा, इसको सोल्व कर लेना, 900 बटा 275 आ जाएगा। 900 डिवाइडेड बाई 275 इसकी रेशो आती है। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोग इसको अब कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा मिनिमम टू लैम्डा मैक्स निकाल सकते हैं। अब देखिए, चलो बल्कि यहाँ पे एक शॉर्टकट ही बना लो, लैम्डा मैक्स ओवर लैम्डा मिनिमम कितना आ जाएगा? थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा शॉर्टकट इसका। अगर लैम्डा मैक्स ओवर लैम्डा मिनिमम है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो बच्चों जब इनको डिवाइड कर देंगे, अगर मैं कहता हूँ मैक्सिमम किसी भी अब सीरीज़ की पूछी हो, लैम्डा मैक्स टू लैम्डा मिनिमम रेशो, तो बच्चों क्या तरीका इसका होगा? आप लोग देखें, ये ऊपर बनेगा एन स्केयर पी स्केयर, जब ये पी स्केयर ओवर आर है जिसे कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा एन स्केयर ओवर एन स्केयर माइनस पी स्केयर। ये लो, इसी में आओ। मैं कहता हूँ जी पी फंड सीरीज़, चलो आसान करते हैं, लाइमन सीरीज़ की मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ रेशो बताओ। तो लाइमन सीरीज़ की मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ रेशो आपको पता है, लाइमन सीरीज़ में n कितना पुट करते हैं हम लोग? 2 पुट करते हैं, ऊपर आ गया 4, यहाँ पे भी आ गया 4, p कितना पुट करते हैं? 1, तो 4/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग डिवाइड तो करके देखें लैम्डा मैक्स को, इससे आंसर 4/3 आता है कि नहीं आता? ओ है। तो ये शॉर्टकट्स हैं बस यार, ये अब कर लो, इतना सा काम कर लो। मेरा ख्याल है अब आप लोग इतने के तो ज़हीन लोग हैं कि आप लोग इस शॉर्टकट के अंदर बस वैल्यूज़ ही पुट करनी है, और तो कुछ नहीं करना। तरीके मैंने आप लोगों को सारे बता दिए हैं। तो बच्चों ये है आप लोगों का एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आप लोगों ने इसी से अच्छे तरीके से बच्चों इनको लाइमन सीरीज़ को, बाल्मर सीरीज़ को, पास्टन सीरीज़ को, ब्रैकेट सीरीज़ को, पीफंड सीरीज़ को अच्छे तरीके से अब करना है, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।